रेड ड्रॉप एक्सपेरिमेंट। हम सब जानते हैं कि लाइट का जो रेंज है जिसको फोटोसिंथेसिस में यूज होता है वो होता है विजिबल स्पेक्ट्रम। अब इस विजिबल स्पेक्ट्रम में जो लाइट सबसे ज्यादा अच्छे तरीके से यूज किया जाता है वो होता है रेड लाइट कलर एंड ब्लू लाइट कलर। इन दोनों के बीच में सबसे ज्यादा फोटोसिंथेसिस का प्रोडक्ट यील्ड देखा जाता है। इसमें रेड जो है वो ज्यादा प्रभावी है, ब्लू से भी ज्यादा प्रभावी है। अब इसी विषय को समझने के लिए इमर्सन नाम के साइंटिस्ट थे जिन्होंने एक एक्सपेरिमेंट किया जिसका नाम था रेड ड्रॉप। रेड ड्रॉप मतलब लाल से गिरना। लाल से गिरेगा तो कहाँ गिरेगा? अगर ये रेड है, अगर ये ड्रॉप करता है तो जिस रेंज में जाएगा उसको हम लोग बोलते हैं फार रेड। अर्थात रेड से फार रेड एंड फार रेड से रेड। तो यदि ड्रॉप होगा तो ये फार रेड में जाएगा, और अगर ये अप हुआ तो ये रेड में जाएगा। एकदम इस तरह से चीजों को सीखना है। जहां पर रेड का जो वेवलेंथ होता है वो लगभग 680 नैनोमीटर के इर्द गिर्द होता है, वहीं पर फार रेड जो है वो मोर देन अबव देन 680 नैनोमीटर होता है। अगर हम फोटोसिंथेसिस के टर्म में यूज करते हैं तो कई बार हम इसको लिखते हैं 700 नैनोमीटर। तो इस तरीके से हमें समझ में आता है कि क्या रेंज है और किस रेंज में लाइट के रेंज को हम लोग एक्चुअली कहते हैं कि यहाँ पर अगर ये रेंज रहता है तो हम इसको कहेंगे रेड और इसको कहेंगे फार रेड। अब किसी भी फोटोसिंथेसिस में ये बहुत महत्वपूर्ण है कि यील्ड हो, उत्पादन हो। किस चीज का उत्पादन हो? जो कार्बोहाइड्रेट है उसका उत्पादन हो, और जो ऑक्सीजन है उसका उत्पादन हो, मतलब तो बाय प्रोडक्ट होता है। तो एक टर्म आता है क्वांटम यील्ड। वैसे तो क्वांटम यील्ड बहुत ही ज्यादा डिस्कस करते हैं लोग, लेकिन आपको समझने के लिए यहां पर उस चीज को विशेष रूप से हम लिख रहे हैं। क्वांटम यील्ड क्या होता है? क्वांटम यील्ड होता है कि पर क्वांटा कितना उत्पादन हो रहा है इन सब चीजों का, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, कार्बोहाइड्रेट या जो भी अपना फोटोकेमिकल रिएक्शंस के लिए जो भी सिमुलेटरी पावर है, वो कितना यील्ड हो रहा है। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, और उसी को हम लोग कहते हैं क्वांटम यील्ड। अब कहते हैं क्वांटम यील्ड बेस्ट कब हो रहा है? बेस्ट इन रेड लाइट। ठीक है, हम लोग कह रहे हैं कि रेड लाइट में इसका उत्पादन बेस्ट हो रहा है। और ड्रॉप कब हो रहा है? ड्रॉप इन फार रेड। अर्थात रेड से जैसे ही फार रेड की तरफ जा रहा है तो यील्ड ड्रॉप हो रहा है। यही चीज यहां लिखा हुआ है कि रेड से फार रेड की तरफ अगर वो जा रहा है तो यील्ड ड्रॉप कर जाएगा, और फार रेड से वापस में अगर आएगा तो उत्पादन, यील्ड मतलब उत्पादन, प्रोडक्शन जो है वो बढ़ेगा। तो रेड से फार रेड में जाने पर यील्ड, जो क्वांटम यील्ड है, होता है ड्रॉप होता है, इसलिए इसका नाम पड़ा रेड ड्रॉप। अगर रेड से फार रेड की तरफ जाएगा तो ये बिल्कुल घटेगा। साथ ही साथ इसमें और भी बातें हैं। क्या बातें हैं भाई? बातें ये हैं इसमें कि अ, अगर जो वेवलेंथ जो है वो अगर 500 नैनोमीटर मीटर मीटर होता है तो भी जो है ड्रॉप होता है किसका? क्वांटम यील्ड का। क्वांटम यील्ड ड्रॉप्स स्लाइटली। यहां भी उत्पादन घटता है। ठीक है, मतलब आप एकदम एक इस तरह से समझें कि रेड के आगे भी घट रहा है और रेड के पीछे भी घट रहा है। हाँ ठीक है, ब्लू पर थोड़ा सा बढ़ता है। तो ये जो है एक प्रकार से बताता है कि किस तरह के लाइट पर ज्यादा प्रोडक्शन यील्ड, मतलब क्वांटम यील्ड होता है, और वो होता है रेड। उससे अगर हम आगे बढ़ते हैं फार रेड की तरफ तो क्वांटम यील्ड ड्रॉप होता है। और अगर 500 नैनोमीटर के इर्द गिर्द में रखते हैं तो भी ये ड्रॉप हो। और 500 नैनोमीटर जो एब्जॉर्बेंस है, किसका एब्जॉर्बेंस है? ये एब्जॉर्बेंस जो है ये देखा जाता है कैरोटीनॉइड्स का, एसेसरी पिगमेंट जिसे बोलते हैं। इसका मतलब हो गया कि कैरोटीनॉइड्स भी जो है वो उतना प्रभावी नहीं है क्योंकि उसका एब्जॉर्बेंस कम है। लेकिन जो रेड को एब्जॉर्ब करने वाला जो क्लोरोफिल ए होता है उसका काम बहुत ही बढ़िया है। अब एक टर्म और आता है, और ये जो टर्म आता है इस टर्म में इस एक्सपेरिमेंट को कहते हैं हम लोग कि दिस इज इनहांसमेंट इनहांसमेंट इफेक्ट। इनहांसमेंट
इफेक्ट। इनहेंस कहते हैं कि बढ़ जाना। ऐसा है कि एक हम लोग मुहावरा कहते हैं कि एक और एक जब सात हो जाए तो 11 हो जाता है, जबकि हम लोग सब जानते हैं कि एक से साथ एक को जोड़ दिया जाए तो दो होगा, लेकिन एक और एक 11। इसको कहते हैं इनहेंसमेंट इफेक्ट, कि एक था और उसके साथ एक और आ गया तो वो इतना ज्यादा इनहेंस कर गया, सोचे ना कि दो की जगह वो 11 हो गया। तो इस एक्सपेरिमेंट में ये कहा जाता है कि जब रेड और फार रेड को साथ में अगर यूज करें, दोनों रेंज को साथ में यूज करें, यूज्ड टुगेदर, अगर यूज्ड करें तो क्वांटम यील्ड जो है वो बहुत बढ़ जाता है। क्वांटम यील्ड इनहेंस, अर्थात फोटोसिंथेटिक प्रोडक्टिविटी जो है, जिसको हम लोग कह सकते हैं कि एसिलेटरी पावर, एटीपी एंड एफएडीएस2, ये सभी सब कुछ बढ़ जाते हैं। इसका रिजल्ट होता है कि प्रोडक्शन भी बहुत बढ़िया होता है। एंड दिस इफेक्ट इज कॉल्ड क्वांटम यील्ड। दिस इज कॉल्ड क्वांटम यील्ड। तो इसको हमेशा याद रखना है। अब एक्शन स्पेक्ट्रा की बात करते हैं, या एक्शन स्पेक्ट्रम की बात करते हैं। इस एक्सपेरिमेंट को इंगलमैन ने बताया था। ठीक है, इंगलमैन ने इस एक्सपेरिमेंट को बताया था। उन्होंने क्या कहा कि लाइट का वह वेवलेंथ, ठीक है ना, वेवलेंथ जिससे हम लोग लेमडा से इंडिकेट करते हैं, ऑफ ऑफ विजिबल स्पेक्ट्रम, विजिबल स्पेक्ट्रम, स्पेक्ट्रम, ओके, विजिबल स्पेक्ट्रम, ठीक है ना, जिस पर काम बहुत, मतलब बायोलॉजिकल रिस्पॉन्स जो है बहुत ज्यादा होता है, दैट इज कॉल्ड एक्शन स्पेक्ट्रम। ठीक है ना। सो वेवलेंथ ऑफ विजिबल स्पेक्ट्रम, ठीक है, जिस पर मैग्नीट्यूड ऑफ रिस्पॉन्स, मैग्नीट्यूड ऑफ अ रिस्पॉन्स ऑफ लाइट इज ऑब्जर्व, जिसमें जिस लाइट पर प्लांट जो है वो फोटोसिंथेटिक रिस्पॉन्स स्टार्ट करता है, दैट इज कॉल्ड एक्शन स्पेक्ट्रम। जब इसको ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन में देखा गया तो लोगों ने क्या ऑब्जर्व किया कि ब्लू लाइट एंड रेड लाइट, ये दो ऐसे पीक्स थे जो सबसे ज्यादा इसे परफॉर्म कर रहे थे, जिसे हम लोग ऑब्जर्वेंस भी कहते हैं। तो एक्शन स्पेक्ट्रम जो है वो रेड एंड ब्लू लाइट में मैक्सिमम होता है, ब्लू लाइट में मैक्सिमम होता है। जिसमें हम बता चुके हैं कि रेड लाइट में दो बार सर्किल कर देते हैं, मतलब ये ज्यादा होता है, और उसके बाद ब्लू लाइट में होता है। इसके तुलना में बाकी जो वायलेट, इंडिगो, ये सभी है, उसमें बहुत कम होता है। अब जो अगला मुद्दा आता है कि चूंकि जब भी हम लोग कहते हैं कि साइट ऑफ ये रिएक्शन, तो क्या कहते हैं साइट ऑफ रिएक्शन में हम लोग कि थैलेक्वाइड मेम्ब्रेन इज वेरी इंपॉर्टेंट। थैलेक्वाइड मेम्ब्रेन, अब ये जो थैलेक्वाइड मेम्ब्रेन है, इस थैलेक्वाइड मेम्ब्रेन के बारे में थोड़ी सी जानकारी हम लोग ऐड ऑन करते हैं, ताकि हम और भी इसको अच्छे से समझ सकें। इस थैलेक्वाइड मेम्ब्रेन में बहुत सारे इंटीग्रल प्रोटीन्स होते हैं, इंटीग्रल प्रोटीन्स। सो इंटीग्रल प्रोटीन्स ऑफ द थैलेक्वाइड मेम्ब्रेन, ये हम लोग देखने की चेष्टा कर रहे हैं। ठीक है। अब थैलेक्वाइड मेम्ब्रेन में जब हम इंटीग्रल प्रोटीन्स को देखते हैं तो कौन कौन से इंटीग्रल प्रोटीन्स होते हैं, इनका क्या सिग्निफिकेंस होता है। अगर ये हम देखें तो पहले एक अरेंजमेंट देखते हैं, कैसे अरेंज होते हैं ये एक प्रोटीन कॉम्प्लेक्स के रूप में। प्रोटीन कॉम्प्लेक्स इन द थैलेक्वाइड मेम्ब्रेन। इस प्रोटीन कॉम्प्लेक्स का अपना एक अरेंजमेंट होता है। जैसे सबसे पहले लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स 2। लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स 2 जो है, ये
ट्राइमर है, अर्थात तीन मिलकर एक काम करता है। इसके बाद नेक्स्ट किसका अरेंजमेंट होता है, तो फोटो सिस्टम टू। फोटो सिस्टम टू को हम लोग बोलते हैं पिगमेंट 680। इसकी चर्चा आगे करेंगे अभी, क्योंकि अब यही लोग आ रहे हैं, प्रकट हो रहे हैं। इसके बाद साइटोक्रोम B6F, ये मौजूद रहता है अरेंजमेंट में। जैसे ये डायमर होता है, दो यूनिट में रहता है। हम सब जानते हैं कि एक साइटोक्रोम एक इलेक्ट्रॉन को पकड़ सकता है, दो रहेगा तो दो को पकड़ेगा। फिर फोटो सिस्टम वन, जिसे पिगमेंट 700 कहते हैं, और उसके उपरांत एटीपी सिंथेज। तो ये जो है, ये अरेंजमेंट है उसी प्रकार से जिस प्रकार का अरेंजमेंट हम लोग पढ़ते हैं ऑक्सीडेटिव फॉस्फोरिलेशन में। वहां यूनिक क्या होता है, वहां भी एटीपी सिंथेसिस होता है। वो माइटोकॉन्ड्रिया के मेम्ब्रेन में अरेंज रहता है। और यहाँ जो है, ये अरेंजमेंट थैलेकॉइड मेम्ब्रेन ऑफ द क्लोरोप्लास्ट पे ये लोकेट करता है। ये सभी एक सीक्वेंस में अरेंज्ड होते हैं, और इसी सीक्वेंस इनका काम होता है जो हम लोग आगे पढ़ेंगे। इनके साथ साथ कई एडिशनल प्रोटीन्स भी यहां मौजूद होता है, उनके बारे में चर्चा करते हैं। कि दो बड़े यूनिक टाइप के प्रोटीन्स होते हैं जिसकी चर्चा हम लोग हमेशा करते हैं, और उसे कहते हैं हम लोग D1 एंड D2 टाइप प्रोटीन्स। D1 एंड D2 प्रोटीन्स इन द थैलेकॉइड मेम्ब्रेन। क्या काम करते हैं भाई, ये सभी चर्चा करेंगे हम लोग अभी तुरंत। लेकिन एक प्रकार से हम जानकारी को कलेक्ट करते जा रहे हैं कि ये जो है D1 प्रोटीन्स, अगर आप देखें तो D1 जो होता है वो फोटोसिस्टम 2 के साथ मिलकर काम करता है। और D1 प्रोटीन्स के बारे में चर्चा करते हैं कि किसी भी मेम्ब्रेन में, मान लो कि एक मेम्ब्रेन, ये थैलेकॉइड मेम्ब्रेन है। इस थैलेकॉइड मेम्ब्रेन में जो ये प्रोटीन है, ये प्रोटीन 5 टाइम मेम्ब्रेन में स्पैन करता है। 1, 2, 3, 4 और ये 5। इसका एंड टर्मिनल जो होता है वो मैट्रिक्स ऑफ क्लोरोप्लास्ट में होता है। ये इससे जुड़ गया, ये इससे जुड़ गया, इसी तरह से स्पैन बनाते हैं हम लोग। एंड सी टर्मिनल जो होता है वो थैलेकॉइड ल्यूमेन में होता है। सो ये हो गया थैलेकॉइड ल्यूमेन, ये हो गया थैलेकॉइड मेम्ब्रेन, और ये हो गया मैट्रिक्स ऑफ क्लोरोप्लास्ट। सो इस प्रकार से ये जो प्रोटीन आप देख रहे हैं, इसे हम लोग बोलते हैं D1 प्रोटीन। तो ये एक अरेंजमेंट यहाँ थैलेकॉइड मेम्ब्रेन में दिखता है। अब हम लोग लाइट एब्जॉर्बिंग सिस्टम देख रहे हैं। इस लाइट एब्जॉर्बिंग सिस्टम में बड़ा यूनिक प्रेजेंटेशन है। बाहर की तरफ कैरोटीनॉइड्स है। कैरोटीनॉइड्स के बाद क्लोरोफिल बी है, फिर क्लोरोफिल ए 6, P680। P stands for pigment, pigment, P stands for pigment, and 680 stands for the wavelength। वेवलेंथ, जो जिस वेवलेंथ में, वेवलेंथ, वेवलेंथ ऑफ लाइट नैनोमीटर में, इसलिए इसको P680 कहा गया। अब इसमें दो पार्ट है। ये जो पार्ट है ऊपर से, जिसको दोनों में मैंने रेट किया है, इसे हम लोग बोलते हैं एंटेना कॉम्प्लेक्स। एंटेना कॉम्प्लेक्स, जैसे टीवी में एंटीना पिकअप करता है, मोबाइल में एंटीना होता है, उसी तरह से ये भी एंटीना जो पिकअप करता है। फर्स्ट टीवी में पहले क्या होता था कि एंटीना से पिकअप किया फ्रीक्वेंसी को, और फिर टीवी में उससे इमेज आता था। आज भी हम लोग का टीवी उसी तरीके से है, डिश टीवी के थ्रू हम लोग लेते हैं। तो डिश टीवी इज एंटेना, और फिर टीवी में जो दिखता है वो उसका प्रोडक्ट है। और नीचे जो ये देख रहे हैं आप,
chlorophyll A and chlorophyll A. This one is called reaction center. Reaction center. This is called reaction center. So इस प्रकार से ये एंटीना कॉम्प्लेक्स एंड रिएक्शन सेंटर. एंटीना कॉम्प्लेक्स में हम लोग प्लस लिख रहे हैं. प्लस क्या मतलब, इसके अलावा इसमें और भी प्रोटीन्स होते हैं. तो ये जो चीज है उसको एकदम बिल्कुल दिमाग में हम लोग समझना है कि एक लाइट ऑब्जर्विंग सिस्टम में एक एंटीना सिस्टम और उसके साथ ये जो मौजूद है उसे हम लोग कहते हैं रिएक्शन सेंटर. अब रिएक्शन सेंटर में कौन कौन मौजूद है ये भी दिमाग में क्लियर हो गया. क्लोरोफिल ए और उस क्लोरोफिल ए के साथ है P680. ये जो फोटो सिस्टम है ये फोटो सिस्टम 2 है क्योंकि P680 2 के साथ जुड़ा होता है. अब आप गौर करें कि सूरज की रोशनी सबसे पहले किस पर आएगा, इस कैरोटीनॉइड्स पर. कैरोटीनॉइड्स क्या है केमिकली, हम लोगों ने कैरोटीनॉइड्स जो है ये लिपिड्स है. टर्पीन्स है तो लिपिड्स है. तो इसका मतलब है सूरज की रोशनी सबसे पहले लिपिड पर आएगा. लिपिड जो होता है वो उसमें अद्भुत कैपेसिटी है कि वो वाटर रिपेलेंट होता है, साथ ही साथ वो हीट से भी थोड़ा प्रोटेक्ट कर सकता है. उसकी दोनों खासियत है. यहां पर भी ये हीट को लेता है. ठीक है. फिर ये अब जब इस लाइट को ले लिया, मतलब ये हम लोग कह रहे हैं सनलाइट, ऑब्वियसली ये जो रिस्पांस करेगा उस रिस्पांस के आधार पर चीजें नीचे और फिर रिएक्शन सेंटर मूव करेंगे. अब इसका दो फायदा हो गया. एंटीना मॉलिक्यूल का ये रहने से दो फायदा हो रहा है. पहला फायदा क्या है कि एंटीना एंटीना मॉलिक्यूल्स, जैसे ब्रैकेट में लिखते हैं हम, इसमें ले रहे हैं एसेसरी पिगमेंट्स को. एसेसरी पिगमेंट्स prevent the reaction center against photooxidation, against the photooxidation. फोटोऑक्सीडेशन मतलब क्या होता है, ये लाइट के प्रेजेंस में उसको डिजेनरेट कर जाएगा, ऑक्सीडाइज हो जाएगा. तो अब समझिए कि रिएक्शन सेंटर कौन है. रिएक्शन सेंटर हम लोग कह रहे हैं क्लोरोफिल ए है. क्लोरोफिल ए को बचाने के लिए ये एंटीना मॉलिक्यूल की जरूरत पड़ती है. एंटीना मॉलिक्यूल नहीं होता तो क्लोरोफिल ए क्या होता है, खराब हो जाता है, खत्म हो जाता है. सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड. अब दूसरा मुद्दा जो है उस मुद्दा में कहता है कि जो लाइट है, लाइट को सबसे पहले कौन ले रहा है, एंटीना मॉलिक्यूल. फिर वो किसको भेज रहा है, रिएक्शन सेंटर. ये हम लोग कह रहे हैं एंटीना मॉलिक्यूल एंड रिएक्शन सेंटर. इसका मतलब है कि ये जो है एंटीना मॉलिक्यूल वो तो सूरज की रोशनी ले रहा है, सूरज की रोशनी. ठीक है, मतलब ये फोटोन को पिकअप कर रहा है. लेकिन ये जो रिएक्शन सेंटर को ट्रांसफर कर रहा है ये खास रेंज में एनर्जी को ट्रांसफर कर रहा है. इसे हम लोग बोलते हैं रेजोनेंस ट्रांसफर. रेजोनेंस ट्रांसफर. और सबसे महत्वपूर्ण आप जानेंगे तो ट्रांसफर सबसे मजेदार क्या है कि लगभग 93 से 95% जो लाइट एनर्जी है उसको ये ट्रांसफर करता है रिएक्शन. इतनी एफिशिएंसी इकोलॉजिकल सिस्टम में कहीं भी नहीं देखी जाती है. दिस इज वेरी सिग्निफिकेंट क्योंकि आप देखें कि कोई भी, जैसे लिंडमैन्स रूल इकोलॉजिकल में सिस्टम में पढ़ते हैं, फ्लो ऑफ एनर्जी सिस्टम, एनर्जी फ्लो पढ़ते हैं सिस्टम में, इकोलॉजिकल सिस्टम से. तो वो लोग, हम लोग पढ़ते हैं 10% रूल ऑफ. इवन जो बाइक चलता है, गाड़ियां चलती हैं, वो भी ईंधन का कितना मैक्सिमम एफिशिएंसी यूज कर सकता है. बट ये अद्भुत है कि सिर्फ 5 से 7% ही एनर्जी वेस्ट होता है ये ट्रांसफर होने में. तो सोचिए कि मैक्सिमम जो इतना जो बढ़िया जो है ना वो कभी हो नहीं पाता है. दूसरा क्या महत्वपूर्ण जो विषय है वह यह भी विषय बहुत महत्वपूर्ण है कि अगर लो वेवलेंथ ऑफ लाइट, मान लीजिए कि लो वेवलेंथ ऑफ लाइट जो है मान लीजिए 500 नैनोमीटर, ये करीब
अगर सोचो कि आ जाए, ये किसको आया? एंटीना मॉलिक्यूल। अब एंटीना मॉलिक्यूल पूरी कोशिश करता है कि ये जो वेवलेंथ है वो ना भेजकर वो रिएक्शन सेंटर को क्या भेजे, वो अबाउट 680 नैनोमीटर करके भेजे, ताकि रिएक्शन सेंटर को रेड जैसा फील हो और वो खूब बढ़िया से काम करे। तो कितना वेवलेंथ था? 500 नैनोमीटर। कितना उसको बढ़ाया जा रहा है? 680 नैनोमीटर पर। इस घटना को हम लोग क्या कहते हैं? रेड शिफ्ट। याद रखना है कि भले वो लो वेवलेंथ का लाइट ले रहा है, ठीक है ना, वो लो वेवलेंथ का लाइट ले रहा है, लेकिन उसको ये जो एंटीना मॉलिक्यूल है इस प्रकार से बदलता है कि जब रिएक्शन सेंटर को मिल रहा है तो वो हाई वेवलेंथ, मतलब रेड जो है, ये तो 680 रेड के लिए ही है, तो इस प्रकार का जो है अनुभव रिएक्शन सेंटर को होता है, एंड दिस इज कॉल्ड रेड शिफ्ट। ठीक है। सो शॉर्टर वेवलेंथ से लॉन्गर वेवलेंथ, इसको हम लोग क्या कह रहे हैं? शॉर्टर वेवलेंथ से लॉन्गर वेवलेंथ में उसको कन्वर्ट करना, ये दिस इज कॉल्ड रेड शिफ्ट। तो आई एम श्योर कि ये आप दिमाग में भी इस बात को बिठा लेंगे और आपको याद रहेगा।